हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अन अकेडमी। 11 बज चुके हैं। आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं मैथ्स बाय साहिल सर सेगमेंट को लेकर, और आप आज का टॉपिक है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज के शानदार टॉपिक को और शानदार चीजों को। तो काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है हमेशा की तरह। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले की कुछ चीजें हैं, काफी सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं, तो वो करेंगे हम डिस्कस। सो 100 डेज का स्टडी प्लान है। सो 100 डेज के स्टडी प्लान में आप सब लोग मेरा साथ दें। अगर आप दे रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, और आपको भी कोई इशू कभी भी नहीं आएगा। किससे रिलेटेड? रिजल्ट से रिलेटेड। रिजल्ट तभी आता है जब हम कंसिस्टेंसी को कमिटमेंट के साथ मिलाकर सेल्फ डिसिप्लिन में ले आए। जी हाँ, तो बस यही बात है कि हर चीज को बना के रखना है कि अगर आप विदाउट कमिटमेंट किसी चीज में लगे हुए हैं तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर स्टार्ट। कभी शुरू नहीं कर सकते आप ये सोचते हो कि मैं शुरू कर लूंगा, मेरा कोई कमिटमेंट ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं शुरू कर पाओगे। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखी, आपने चालू कर दिया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो आप कभी फिनिश कर पाओगे क्या? नेवर फिनिश। कभी फिनिश नहीं कर सकते आप। मतलब मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आपने शुरू तो कर दिया लेकिन आप कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो। और सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये तो बहुत जरूरी है ना। अनुशासन में रहना है ना भाई साहब, चीजों को तभी तो अच्छा बनाएंगे हम। चलिए, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं हम सेशन की। 11 से 12 आपका यूट्यूब की क्लास होती है, जिसे हम डेली लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। और आपके लिए कल भी आपके लिए मैं स्पेशल सेशन ला रहा हूं। और 12:30 से एक पीवाईक्यू सेशन होता है। पीवाईक्यू सेशन और यूट्यूब की क्लास और पीवाईक्यू सेशन, ये दो मतलब 1.5 घंटे मुझे देने हैं। आप सब लोग कंटिन्यू टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो ना? क्या आप कंटिन्यू टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो? क्या आप कंटिन्यू टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो? यस या नो? यस सर, ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, तो वास्तव में आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी माय डियर। कुछ लोगों को यही कंसर्न आया मेरे पास कि सर सेल्फ स्टडी में क्या करें। मैंने कहा यार, जो मैं नोट्स करा रहा हूं उनका रिवाइज करते रहो। 10 जगह डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए, इसमें SICI चल रहा है, इसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी, है ना। मेरे साथ आप जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरी 2 फ्री क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी पर, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। कंप्लीट मैथ क्रैश कोर्स होता है, टाइम वर्क चल रहा है, और आज ये क्लास हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए 3 बजे मैं SSC के लिए क्लास लेता हूं, जहां पर मैं 2016 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज, अब ज्योमेट्री चल रहा है मेरा, तो वो उसके क्वेश्चन करा रहा हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन ये भी होता है। सो आप ज्वाइन करें, और मेरा फाउंडेशन बैच आपके लिए जान है, जहान है, सब कुछ है। ये सबसे बेस्ट बैच है इंडिया का। अगर आप मैथ नहीं आती तो ज्वाइन जरूर कर लेना इस बैच को। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ये बैच मिलेगा आपको मेरा, और चल रहा है अभी, रनिंग बैच है। SSC एग्जाम्स में आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने का लेना है, क्योंकि लंबा कोर्स है, अच्छा कोर्स है। साहिल 10 कोड लगा देना है। तो जिसको अच्छे से पढ़नी है तो कोई कमी नहीं आएगी, साहिल 10 कोड लगाकर ही कनेक्ट होना आप। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं। कल क्या होने वाला है? कल यूट्यूब पर क्या होने वाला है? कल जो मैंने टेस्ट लिया था, कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया? काफी सारों ने दिया होगा। उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा कल। 24 सितंबर वाले टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं सैटरडे 11 बजे। तैयार रहना। और संडे को भी आप सभी को आना है, मॉडल पेपर होगा दिल्ली पुलिस का। आप कहोगे सर रेलवे का तो नहीं है, क्या हुआ? क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस के हैं, तो अच्छे तो होंगे, तो आप सभी को भी आना है। चलिए, लाइव टेस्ट एनरोल कर लिया? किस किसने नोटिफाई कर लिया है? ये नोटिफाई किस किसने कर लिया है? सैटरडे रात को 8 बजे अनअकैडमी पर। और रिवीजन टेस्ट, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है। ये आज अंतिम मौका है, ये रिवीजन टेस्ट तो कर लेना कम से कम, क्योंकि रिवीजन टेस्ट आपका क्या होगा, आपको संडे को रात को 8 बजे होगा, और ये आपको देना ही देना है, जिससे कि कम से कम पता तो चले कितना सीख रहे हो आप लोग। आपकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवाता हूं, तो नीचे रीड मोर आता है, उस रीड मोर में जाकर भी लिंक है, उस रीड मोर में जाकर एक लिंक आती है, उनको भी एनरोल कर लेना है ना। चलिए, हाँ वो सही टाइम दिया मैंने, 25 मिनट। अब ये क्वेश्चन करते हैं, चलो कल मैंने जो होमवर्क में दिए थे कैसे करेंगे। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? ये कैसा मेथड है? यूनिटरी मेथड। आपने बचपन में मेथड पढ़ा होगा, एकक नियम। एकक नियम पर आधारित है।
क्वेश्चन अच्छा होता है, देखो है ना, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको। देखो जरा, 4/9 भाग 1 मिनट में, तो मैं ये कहता हूं कि 4/9 भाग को भरने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो शेष भाग मतलब 5/9, क्योंकि कुल मिलाकर कोई भी चीज एक होती है। 4/9 भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो एक पार्ट को भरने में कितना लगेगा, 9 को इधर किया, 9/4 मिनट, और 4 नीचे आ गया। और हमें 5/9 भाग निकालना है, तो 5/9 का दोनों तरफ गुणा करेंगे कि 5/9 पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, 9/4 गुणा 5/9, 9 से 9 काटा, 5/4 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। विकल्प नंबर मेरे सामने सी है। क्या आप सभी का सही था? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए जरा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, ये काम तो करो फटाफट से, है ना? हाँ चलिए मनीषा, वो कल देखेंगे हम, है ना? टेस्ट में जो भी क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ भी होगी तो मैं कल डिस्कस करूंगा सब कुछ, तो टेस्ट की बातें हम कल सुबह 11 बजे करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो, राय सिंह ने क्या किया, अपनी संपत्ति में से आधा भाग, ये एक एक चीज को लिखना है, आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी पे भी अंडरलाइन कर लो, बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, शेष, फिर से शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को। यानी कि यहां पर जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है और 1/3 आ रहा है, राइट? मैंने आपसे कहा था कि यार ऐसे ऐसे वो बांट रहा है राय सिंह क्या कर रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में ला रहा है चीजों को। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 2 एंड 3, एलसीएम ले लो। मैंने कह दिया कि इसकी संपत्ति 6 है या 12 मान लो, आपकी जैसी इच्छा वो मानो आप। 6 मानने से कंसर्न नहीं आना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि आप इनका गुणा करके माना करो, तो इसलिए मैं कहूंगा कि 12 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में चाहे बड़ा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन छोटा लोगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो मैंने 12 ले लिया, आप 6 भी ले सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, अब देखो आराम से करना। अपनी संपत्ति यानी कि इस संपत्ति का आधा भाग किसको देता है, अपनी पत्नी को देता है। संपत्ति का आधा भाग यानी कि 6 अनुपात अपनी पत्नी को दे दिया उसने। अब शेष कितना बचा, 6 बचा हुआ है, यही तो बचा है भाई। 12 में से आधा अगर अपनी पत्नी को दे दिया तो 6 बचा हुआ है। अब 6 में से भी आधा क्या करता है, अपने पुत्र को दे देता है। 6 में से भी आधा यानी कि 3, ये किसको दे रहा है, पुत्र को। तो इसमें कितना बचा, 3 बचा है। यस सर। अब इस 3 बचे हुए में से 1/3 अपनी पुत्री को देता है, तो 3 बचे में से 1/3 यानी कि 1 अनुपात किसको मिल रहा है, पुत्री को, और वह किसके बराबर है, 1,25,000 के। वाह यार, कितने रुपए के बराबर है। 1 अनुपात का मान अगर निकल कर आ गया तो कुल संपत्ति कितनी है, वही तो पूछा गया है, उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना है। जब 1 अनुपात बराबर इतना आ चुका है तो सारी संपत्ति के लिए 12 का गुणा कर दिया मैंने 1,25,000 में। जब आप 12 का गुणा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 लाख इसका सही उत्तर है। 15 लाख इसका सही उत्तर है, आप गुणा कर लीजिए। सर 1/2, 1/4, 1/12 से इजी होगा। श्रुति ऐसा नहीं करना है, आप इस कंसर्न को लेकर चलिए, ज्यादा आसान रहेगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन मानना है तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है, आप वो भी मान सकते हो, लेकिन वो एक अलग तरीके से चला जाएगा फिर क्वेश्चन।
है ना माय डियर। अब मैं इसको दूसरा तरीके से भी करूंगा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी करूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या ये आप सभी को समझ में आ गया? क्या ये आप सभी को समझ में आ चुका है क्या? ये बता दो, यस या नो। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, पहला तरीका समझ में आया, यस या नो। अच्छा लगा है, लाइक वाइक करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है माय डियर। चलिएगा, ये पहला तरीका है। अब मैं इसके साथ दूसरा तरीका डिस्कस करने जा रहा हूं, आप मेरा सहयोग करिएगा। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आधा भाग वो किसको देता है? पुत्र को देता है। फिर बीच में क्या आ रहा है? शेष आ रहा है। फिर शेष का आधा वह किसको देता है? माफ कीजिएगा, पहले पत्नी को देता है ना, पहले पत्नी को देता है। फिर शेष का आधा पुत्र को देता है। फिर शेष का आधा शेष का 1/3 पुत्री को देता है, राइट। तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को सिखाया है, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आपने पहले भी मेरे से पढ़ा हो, तो मैं एक चीज हमेशा बताता हूं कि यहां पर एक केस चलता है सक्सेसिव केस। और सक्सेसिव केस की खुशबू कैसे आई मुझे? सक्सेसिव केस की खुशबू शेष से आई, यानी कि शुरुआत में कुछ मूल्य था और अंत में कुछ मूल्य था, राइट। ठीक है माय डियर। सो मैंने आपके सामने वही कंसर्न रखा कि भाई देखो, 2 अगर था तो एक पत्नी को दे दिया तो एक बचा। अब जो ये बचा हुआ है उसमें से 2 में से 1 दे दिया तो 1 बचा। अब 3 में से 1 दे दिया तो सारा का सारा पैसा निपट गया। बोलिए, इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितना आ गया? 6 से 1, ठीक है। 1 रेशो बराबर कितना है? 12,500, मतलब जो भी है ना। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जो पुत्री को दिया गया है वो एक हिस्सा दिया गया है, तो यहां पर पुत्री का मानना है, यहां पर बचा हुआ हिस्सा नहीं मानना है आपको कि कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो बस यहां तक इस क्वेश्चन को यहां खत्म कर दीजिए आप कि भाई जो बचा हुआ है वो लिख लीजिए 4 और 1। अब इसमें से क्या किया गया? पुत्री को 1/3 दिया गया, ये 4 है और ये 1 हिस्सा है। ये शुरुआत थी, ये इनिशियल था। कुछ लोगों के ये समझ में नहीं आएगा। और ये वो पैसा है जहां पर इतना बचा हुआ है अपने पुत्र को देने के बाद में। अब जो शेष है, ये जो शेष है, इसका 1/3 पुत्री को दिया जा रहा है। 1/3 किसको दिया जा रहा है? पुत्री को दिया जा रहा है। पहले वाला ही ठीक है ना? हाँ, मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे सक्सेसिव में जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको क्लियर करूंगा, अभी आपके भेजे में घुसेगा भी नहीं तो मत घुसाइए, ठीक है ना। ये सक्सेसिव जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो अभी आप इस मेथड को दिमाग में रखें, ज्यादा आसान है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन किसने कर लिया? सच सच बताना, वास्तव में ये क्वेश्चन किसने कर लिया? अगर ये क्वेश्चन आप पेपर में आता है तो आपके पास एक ही चारा है, केवल 1 ऑप्शन। सर ऐसा क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक हो गया और ये फ्रैक्शन में आते हैं तो हमें तो समझ में नहीं आया कैसे करें। तो मैं आपसे कहूंगा कि विकल्प से करें। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को किससे करना है? ऑप्शन के माध्यम से करना है, ठीक है माय डियर। किससे करना है? ऑप्शन के माध्यम से करना है। एक भाई कह रहे हैं 6 लेकर बताइए। 6 लेकर आप भी करिए, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन 6 लेकर मैं कर तो दूंगा, लेकिन 6 लेने के बाद आपको पता है कहां पिक्चर फंसेगी हमारी। यहां पर 1/2 आएगा, अपने आप ही आएगा वो, क्योंकि आपने 12 माना है ना, तो 1 आया, तो 6 मानोगे तो 1/2 आएगा, तो बात बराबर ही होती है डियर, है ना। चलो, तो वास्तव में ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो मैंने एक तरीका अपनाया, एक स्टूडेंट को मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन अगर करना हो पेपर में तो वो कैसे करे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए पहले कि एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा 1 सेब पहले ग्राहक को देता है, शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को देता है, फिर शेष का 1/5 और फिर 1 सेब तीसरे ग्राहक को देता है। ऐसे चलता जाता है मामला। अब उसके बाद
उसके पास 3 सेब बच गए, अच्छी बात है। तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? अब मेरी एक बात को सुनोगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को करने की इच्छा सबकी होती है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूं। मैं एक तरीका बताऊंगा आपको और आप उस तरीके को समझने की कोशिश करना माय डियर। आ जाओ, बहुत ही शानदार तरीका। यहां पर जो पूछा गया है क्या, कुल कितने सेब हैं, यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है जो शुरुआत में सेब थे, कुल सेब, राइट। यानी कि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं ऑप्शन से कुछ भी उठाता हूं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी बुद्धि और मैं आपके तक अपनी चीज पहुंचाना चाह रहा हूं कि यार कभी भी कोई और नंबर लूंगा और आधा करूंगा तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा क्या? आप बताओ, क्या पॉइंट में नहीं आएगा क्या? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है माय डियर, पॉइंट में आएगा। बिल्कुल कंसर्न बिल्कुल क्लियर है ना कंसर्न आपका? ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने। तो मैं जानबूझकर 15 को नहीं लूंगा क्योंकि 15 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये आपको भी दिमाग लगाना था। 18 लेने से काम चल जाएगा क्या गुरुजी? 18 लोगे, आधा करोगे, कितना आ गया 9, फिर आधा करना है ना? पहले आधा किया और फिर उसके बाद 1/3 किया और फिर आपको 1/5 करना है, तो नहीं कट रहा, कट नहीं रहा यार, मजा नहीं आया। चलो भैया 18 भी नहीं होगा, 20 लेते हैं, आ जाओ। कुल सेबों की संख्या का आधा, माना कुल सेब 20 हैं, माना कुल सेब 20 हैं, 20 का आधा कर दिया गुरुजी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कितने हो गए 10, 20 का आधा मतलब 10 सेब, टोटल कितने थे 20 थे, टोटल 20 थे, ठीक है माय डियर। तो 20 संख्या, देखो आराम से समझना, गड़बड़ हो सकती है लेकिन आपको समझ समझ के करना है, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दबाजी नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन को समझाना है कि कुल सेबों की संख्या का आधा और एक सेब पहले ग्राहक को देता है, तो कुल सेब 20 है, उसकी संख्या का आधा और एक सेब, यानी कि पहले ग्राहक को क्या देगा, 11 सेब देगा, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट है सर। 20 में से 11 सेब चले गए तो कितने बचेंगे, 9 सेब। यहां तक क्लियर हो गया क्या? देखो मैं तो आराम आराम से बताऊंगा यार, है ना, तो कोई जल्दबाजी मत करना। 9 सेब बचे, यही तो बचे हुए हैं, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, ये बिल्कुल सही है सर, 9 सेब बच गए। अब बचे हुए सेब का 1/3, इसका 1/3 किया मैंने, यानी कि 3 और 1 सेब, मैंने कितने सेब दे दिए, 4, राइट, सॉरी हाँ 4 सेब मैंने क्या कर दिया, दूसरे ग्राहक को दे दिया। अब मेरे पास 9 में से कितने बचे, 9 में से 4 चले गए तो मेरे पास 5 एप्पल बचे हुए, क्योंकि मेरे पास कितने थे, 9 ही तो थे। 9 में से मैंने 1/3 और एक ज्यादा सेब, 4 सेब मैंने दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो मेरे पास अब 5 सेब बचे और 5 सेब में शेष का 1/5, तो 5 में 1/5, ठीक है, और 1 सेब ये मैंने तीसरे ग्राहक को दे दिया, यानी कि 2 सेब मैंने तीसरे ग्राहक को दे दिए, तो मेरे पास अब कितने बचे, 3 सेब, क्योंकि 5 पहले थे, 2 सेब आपने दे दिए, 3 बचे, हाँ क्या वास्तव में 3 बच रहे हैं, यस, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है माय डियर। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन भाई? अच्छा लग रहा है? सब लोग लाइक और शेयर करो यार, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है माय डियर। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे करना था, 20 इसका आंसर आ जाता, इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। हमेशा ऐसे ही ट्राई करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न ये रहा। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, एक क्रिकेट खेल के उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है और अगली उच्चतम रन संख्या का शेष रन संख्या की 3/11 है। फिर से शेष आ गया, कभी भी शेष अगर आ जाए तो तरीका क्या करना है, नीचे दोनों का गुणा मान लेना है, हमेशा गुणा मानो। शेष आते ही क्या करना है, शेष आते ही क्या करना है, गुणा करना है, एलसीएम नहीं लेना। सर आपने कब बताया? मैंने कहा ये बताया ना, जैसे ही शेष आ गया बाकी आ गया, शेष आ गया, तो मैंने देखो क्या किया था, 2 × 2 × 3 12 लिख दिया था।
ठीक है। हाँ देखो, सीखने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना डियर, तो आप इस चीज की मत सोचो, अभी आप सीखने पे ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, गुरुजी आपने कहा था 3/11 में नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, इधर भी 11 है, मान लिया 121 है टोटल, मान लो। तो संपूर्ण ऋण संख्या का 3/11, तो 3/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 का अगर 3/11 करेंगे तो निकल कर आएगा 33। अब शेष कितना बचा, शेष तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 121 में से अगर आपके 33 चले गए, यही तो शेष बचेगा, और उसका भी 3/11 कितना आ रहा है, मैंने देखा 11 से काटूंगा 11 बार और 11 से काटूंगा 3 बार, तो ये हो गया अपने पास 8 या 24 आ रहा है। तो ये 33 आ रहा है और ये 24 आ रहा है, और क्या इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, बोले गुरुजी 9 अनुपात, और ये 9 अनुपात 9 के ही तो बराबर है, तो 1 अनुपात बराबर आपका 1 हो गया, 9 अनुपात आपका 9 के बराबर है, 1 अनुपात बराबर आपका 1 हो गया, तो आपका जो संपूर्ण ऋण संख्या है 121 ही तो है, तो वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हो गया काम, चलिए क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, मान के चलो यहां से ड्रॉप होती है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमेशा, रेलवे में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इसमें जीपी में और एक क्वेश्चन बनता है सिंपल फ्रैक्शन में। तो अब क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, तो जीपी वाला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अनंत तक जाएगा, यानी कि जब तक बॉल ना रुक जाए तब तक दूरी बताओ, और सिंपल फ्रैक्शन वाला सिंपल चलेगा। आ जाओ कैसे करेंगे, आ जाओ। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से देखता हूं, आप भी देखिए जरा, बड़ा मजा आएगा देखना, कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, जमीन से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। अब किसी 32 मीटर ऊंचाई से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, यानी कि एक गेंद को मैं 32 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप कर रहा हूं, तो कितना उछलेगी, पहली बार में उछली 24, दूसरी बार में कितना उछलेगी 18, तीसरी बार में कितना उछलेगी, मैंने काटा 2 से 27/2, यही आपका राइट आंसर है। तीसरी टाइम में कितना उछलेगी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। हाँ क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 27/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करेक्शन था, काफी सारे विद्यार्थियों का आंसर नहीं आया होगा इस क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन में करेक्शन था, तो कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे, 5/9 और 5/9 ये भी था। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर लें, सब लोग ट्राई करें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, आप एक बार कोशिश करें, पढ़ लें। तो चलिए क्वेश्चन कर सकते थे इजीली, और मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, आ जाओ। किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता हैं, ठीक है भैया, होंगे, और शेष अकुशल हैं, अच्छी बात है। यदि कुल कर्मचारियों का 5/9, अब देखो जरा 2/3 यानी कि ये नीचे कितना आ रहा है, एक तो अपने पास 2/3 आ रहा है, यानी कि नीचे 3 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 5/9 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 7/8 आ रहा है। आप मुझे ये बताओ एलसीएम कितना लूंगा, मतलब
मैं कितना मानूंगा कि टोटल कर्मचारियों की संख्या में कितनी मानूं, मुझे ये बताओ, आराम से बताना सोच समझकर, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट कर लेता है लेकिन उसको समझाएगा कौन। मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। देखो फिर से यहां शेष आ गया, कभी भी शेष आ जाए तो क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन आ रहे हैं ना उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72 इंटू 3 216। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? मैंने कुल कर्मचारी 216 बना दिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब तरीका देखना मेरा, एक सॉलिड तरीका बताऊंगा, एक सॉलिड तरीका। 72 नहीं मानना ना यार, अभी समझाया था ना आपको मैंने, अभी समझाया था जस्ट, कि जब कभी भी शेष आ जाए, जैसे कि हमने पिछले 2 प्रश्नों में किया है, जहां शेष नहीं आता वहां एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर भी शेष आ गया वहां पर गुणा किया जाता है, जहां पर भी शेष आ गया वहां पर गुणा किया जाता है। उससे क्या होगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पॉइंट में। ठीक है माय डियर, चलो तरीका मैंने बताया आपको, आपने अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो मैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। गुरुजी बहुत अच्छी बात कही आपने, कर्मचारियों में से 2/3 कुशल हैं और शेष अकुशल हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं 2/3, तो 216 का 2/3 कितना होगा, आप यहां निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कुशल यानी कि स्किल्ड वर्कर, स्किल वर्कर हैं। तो 3 7 21 72, 72 इंटू 2 144, 144 स्किल हो गए और बाकी अनस्किल कितने हो गए, 72 हो गए, ये हो गए अनस्किल। आराम से समझ रहे हो ना, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, 72 नहीं ले सकते, अभिषेक ले सकते हो, लेकिन क्या हो गया आपको फिर सही आंसर नहीं आएगा, मतलब पॉइंटों में जाएगा, इसीलिए नहीं लिया मैंने, है ना। समझदार हो सब में, यही तो कंसेप्ट होता है जो स्टूडेंट को अभी पढ़ाया जाएगा तो पेपर में काम आएगा वो। ठीक है माय डियर, चलो। और हाँ, मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं, इन सबका रिवीजन टेस्ट होगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं? संडे की रात को 8 बजे होगा अनअकैडमी पर, मैंने नीचे कमेंट में लिंक पिन करवा रखा है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो जो मोटिवेटेड है वो बिल्कुल तैयारी ऐसी करें कि सिलेक्शन ही हो। ठीक है, चलिएगा, रिमेनिंग बोलते हैं शेष को। अब चुप रहिए, यहां तक ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, यदि कुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 7/8 अस्थाई है, सुनना मेरी बात, तो कुल कर्मचारियों का स्थाई इतना है। एक बात आपसे कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूंगा, मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग करेंगे आप, छोटा सा सहयोग चाहिए मुझे आपका। आ जाओ सब लोग आओ यार। कुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 7/8 अस्थाई है, अस्थाई। हमें स्थाई दे रखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं बोल सकता हूं 144 का 4/9 स्थाई होगा, हाँ या ना बोल दो भाई। 5/9 अगर अस्थाई है तो 4/9 स्थाई होगा। और इसी तरीके से 72 का 7/8 स्थाई है तो 1/8 अस्थाई, मतलब अस्थाई है तो 1/8 स्थाई होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि भाई साहब दिमाग इसी को कहते हैं, जो दिया हो उसका रेशो निकालो ना यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जो दिया हो उसका रेशो निकालो ना। यहां हम देख सकते हैं कितना निकल कर आया, यहां पर निकल कर आया हमारे पास 16 है ना, 16 चौके 64 और 8 नाम 72, यानी कि कुल मिलाकर निकल कर आ रहा है स्थायी लोगों की संख्या 73 रेशो, और यही तो 292 के बराबर है। अब आपको समझदारी में कोई नहीं रोक सकता। 1 रेशो बराबर 4, टोटल पूछे हमसे तो 216 का 4 से गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा 864। क्लियर हुआ क्या? समझ लेना मैंने काम किस पे किया, मैंने उल्टा सोचा क्वेश्चन। सर ये जो 5/9 दे रखा था उसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वो काम दे रहा है आपको जिससे कि आप क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे। कि 5/9 अगर कुशल कार्यकर्ता का अस्थाई है, हमें तो स्थाई निकालना है ना,
तो मैंने 4/9 हो गया 64, और अकुशल 72 का 7/8 अस्थाई था, तो 1/8 स्थाई हो गया 9। भाई कोई चीज 7/8 है तो बचेगा कितना, 1/8 ही तो बचेगा। क्वेश्चन मजेदार है ना। अब ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं सर लेवल सब तरीके का होगा यार, विश्वास करो अध्यापक पर, हर तरह का कंसेप्ट आएगा और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, है ना। जो लैंग्वेज घुमाकर आती है ना, आप कहते थे कि सर रेलवे में लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन आता है, वो ऐसे ही होते हैं, कठिन नहीं है ये, ध्यान रखना, पेपर में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, सबने किया था, इसका आंसर अच्छा लगा मेरे को, और डायरेक्टली कर लेते हैं, फिर डेसिमल फ्रैक्शन शुरू करेंगे, है ना। देखो देखो मेरा कंसर्न यही है कि मैं ऐसा आपको पढ़ा दूं कि दिक्कत ना आए, घास काटने में कुछ नहीं होगा, ये होगा कि हजारों बच्चे, लाखों बच्चे अपने कैरियर से हट जाएंगे, लेकिन मैं उनको सिखाना चाहता हूं और मन लगाकर पढ़ा रहा हूं, आप लोग मन लगाकर पढ़िए। चलिए, जिनको समझ नहीं आया वो क्या करेंगे, दिल से बताना क्या करना है उनको, जिनको समझ नहीं आया उनको एक चीज करनी है, बस रिपीट करना है, बस मेरे कहने पर, और भैया वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। देखो, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या का 1/4 आयु की 10 लड़कियों से कम, 10 वर्ष से कम है, और 5/6 आयु की भी, 5/6 की आयु भी 10 वर्ष से कम है लड़कियों की संख्या की, तो 10 वर्ष से अधिक हमारे पास 500 है, ठीक है। अब फिर से उल्टा केस करना है, फिर से हमें बोला गया है 10 वर्ष से अधिक, हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट टारगेट उल्टा, मिशन उल्टा करना है। आ जाओ गुरुजी कैसे करें, अब ये बस तालीम दे दो आप हमें, मैं सिखाता हूं ना, मैं सब सिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 3/7 आपकी लड़कियां हैं, मैंने मान लिया 7 मेरे टोटल है, 7 टोटल है, जिसमें से 3 लड़कियां हो गई, 4 लड़के हो गए, यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि ये गर्ल है और ये बॉय है, यहां तक कोई गुरुजी दिक्कत नहीं है, आराम से चले चलो। अब लड़कों का 1/4 10 वर्ष से कम, तो 1/4 अगर 10 वर्ष से कम है तो क्या मैं कह सकता हूं 3/4 10 वर्ष से अधिक होगा, यानी कि 3 रेशो, प्लस लड़कियों का 5/6, यानी कि 1/6 10 वर्ष से अधिक होगा, यानी कि 1/2, यानी कि 7/2 आ गया। ये किसके बराबर है, 500 के बराबर। आपको क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी जो कि 7 है, तो 7 अनुपात बराबर 1000। कैसा लगा, कैसा लगा आपको। जो लगता है ना कि सर कठिन है मेरे लिए, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं आपसे कहता हूं बस एक सोच ही काफी है करने के लिए। आप उल्टा अटैक करो ना यार, आपने किया है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप भटक रहे हो। यहां जो डेटा दे रखा होता है ना, हमेशा हमेशा उल्टा देगा एग्जामिनर, उसकी आदत खराब है। सही बताऊं तो मैं 10 वर्ष से कम का रेशो दे रखा है और 10 वर्ष से अधिक का पूछा है, तो मैं भी उल्टा ही काम करूंगा। 1/4 अगर 10 वर्ष से कम है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 3/4, 3/4 लिखूंगा मैं तो, जो कि 10 वर्ष से ज्यादा है, और 5/6 10 वर्ष से कम है, तो 1/6 10 वर्ष से ज्यादा है। मैंने वही काम किया है। मैंने लड़कों का तो मैंने 3/4 कर दिया, 3 आया, और लड़कियों का मैंने क्या कर दिया 1/6। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है माय डियर। 1/2 कैसे आया, 3 का 1/6 कर दो ना, 1/2 ही तो आ रहा है। सोच सोच का फर्क है बस, अब सोचिए और ऐसा सोचिए कि दुनिया आपको देखे। सर जी अगर इसमें ऑप्शन ना हो तो क्या करेंगे, तो हम ऑप्शन से काम कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन से कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। देखो बुद्धि लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन ट्राई करने वाले के बस की बात हो जाती है। डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक डाल लीजिए, आज का टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न।
अच्छा टॉपिक है, इस पर एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे मिलेंगे। हाँ चलो ठीक है, चलें आ जाइए। 7 कहां से आया? 7 माना है ना डियर, हमने 7 तो माना है हमने टोटल। आप सिस्टमेटिक तरीके से करो, ट्राई करो, आपको लगेगा कि आपको नहीं आता, लेकिन जो मैंने यहां काम किया है ना, सेम काम मैंने यहां किया है, करके देखना, फिर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। चलिए, क्योंकि एक दिन में क्या होता है कि आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, और आपका एक क्वेश्चन आ गया तो आप उस दिन सोचते हैं कि मेरे को आ गई पूरी मैथ, तो दोनों में ही आपका नुकसान है। समझ रहे हो ना, ये मैं बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ देखता हूं। चलिएगा, अब डेसिमल फ्रैक्शन की अगर मैं चर्चा करूं तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भिन्न को अगर ऐसे लिख दिया जाए 0.4, तो यह आपका एक डेसिमल है, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2/5, राइट। मैंने लिख दिया इसको 0.3333, तो आप इसको क्या लिखेंगे भिन्न में? 1/3, राइट। कोई इशू, कोई कंसर्न? कोई कंसर्न नहीं है सर। चलिए, तड़प रहे हैं देखो बहुत सारे, बुद्धि नहीं लगाना चाहते, बस कुल मिलाकर बात यह है। अब जब मैं समझाऊंगा ना, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी आपके बुद्धि में बैठी नहीं बात। देखो, क्योंकि क्या होता है, बस इतना सा ही हम, हमारे अंदर वो है, क्या कहते हैं, दम, बस हो गया काम, इतना ही। चलो, यही तो इंडिया मात खाता है हमेशा। यदि किसी विद्यालय में 3/7वां भाग लड़कियां हैं, तो क्या इसमें कोई कंसर्न है क्या कि विद्यालय में अगर 7 भाग मैंने टोटल मान लिया, तो इसका 3/7 क्या होगा? 3/7 लड़कियां हैं, तो क्या हम जानते हैं कि यार हर कोई फ्रैक्शन एक होता है? 3/7 अगर लड़कियां हैं तो 3 लड़कियां हो जाएगा और 4 लड़के हो जाएगा। 4 लड़के क्यों हो गया? जब 3 लड़कियां हैं 4 लड़के ही होगा, क्योंकि आपने 7 टोटल माना है। ठीक है, ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अब ये देखिएगा, अब क्वेश्चन को समझो, मुझसे क्या बोला गया है, मैं लेंदी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं लेंदी क्वेश्चन नहीं करूंगा यार, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट भी दिमाग से। अब आप मुझे एक चीज बताओ, लड़कों की संख्या का अगर 1/4 10 साल से कम है, तो 10 साल से ज्यादा कितना भाग होगा? सोच के बताओ, अभी बताओ सोचकर। लड़कों की संख्या का अगर 1/4 भाग 10 साल से कम है, तो कितना भाग 10 साल से ज्यादा होगा? बोलो ना, बुद्धि है यार। 3/4 होगा सर, ओब्वियसली। यानी कि अगर मैं इस 4 का 3/4 निकालूं, तो 4 का 3/4 अगर निकालूंगा, तो क्या 3 नहीं आएगा क्या? ये क्या है? 3, 10 साल से ज्यादा, ठीक है। लड़कियों की संख्या का 5/6 भाग 10 साल से कम है, तो 10 साल से ज्यादा कितना होगा? बोलो, 5/6, यानी कि 6 में से 5 हिस्सा 10 साल से कम है, तो सर 1/6 जो होगा वो 10 साल से ज्यादा होगा, 10 साल से ज्यादा होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं 10 साल से ज्यादा वाला काम? क्योंकि 10 साल से अधिक आयु वाले टोटल विद्यार्थी दे रखे 500, यानी कि लड़के कितने हैं? 3 अनुपात, और लड़कियां कितनी हैं? ये 3 का 1/6, यानी कि 1/2। तो लड़के लड़कियों को मिलाकर ये जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 सही 1/2। अब भिन्न पढ़ा दिया तब भी भेजे में नहीं आ रहा तुम्हारे यार। 3 दूनी 6 और 7/2, 7/2 अनुपात है ये किसके बराबर होगा? 500 के बराबर, क्योंकि 10 साल से अधिक वाले 500 ही है, 10 साल से अधिक वाले 500 ही है। क्लियर? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आपने कुल विद्यार्थी कितने माने हैं? 7 अनुपात, तो आपको 7 अनुपात का मान ही तो निकालना है। तो 7/2 अनुपात बराबर अगर 500 है, तो 7 अनुपात बराबर 1000 नहीं हो जाएगा क्या? बस,
यही है यार, बस खिलाड़ियों का खेल है, बस और कुछ नहीं है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, लेकिन आप भी कोशिश करें सर, हम भी थोड़ी कोशिश कर लेंगे, हम तो नहीं क्या, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं ये आपको डेफिनेटली सिखाना चाहता हूं, एक गारंटी देता हूं आपको, गारंटी लिख लो मेरी। इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके करना अब, और उसी तरीके से करना जो मैंने अभी बताया है, उसी तरीके से सेम आप उसको 10 सेकंड में कर लोगे, और ये कमेंट में लिखना है, ये कमेंट में लिखना है, और ये अभी घर पे दोबारा करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाइए, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं सर। अब डेसिमल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। अब यार ये बताओ मेरे को, ये डेसिमल ऐसे रुक गया, ये डेसिमल ऐसे रुक गया, और ये चलता भी चला जा रहा है, जैसे कि 1/3 मैंने लिखा तो 0.3333333, मैंने 2/3 लिखा तो 0.666666। यार ये रुक ही नहीं रहा है, ये कहां तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है, रुकता नहीं है यार, रुक नहीं रहा है यार, ये क्यों नहीं रुक रहा यार। और कोई कोई रुक जाता है सर, 2/5, 0.4, 3/5, 0.6। तो यार ये चक्कर क्या है तो सारे डेसिमल फ्रैक्शन ही। तो इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत फर्क है इन चीजों में, बहुत फर्क है। और अच्छा करेंगे, कृपया करेंगे, आप सब लोग लाइक कर सकते हैं क्या, एक बार लाइक ठोक दो फटाफट से, फिर चीजें हम शुरू करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन की बात अगर हमने की, तो हमने कहा यार अच्छे से समझाओ सर, यही तो कंसर्न है कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि 5/7 रुकेगा या भगेगा, 2/5 रुकेगा या भगेगा, 3/8 रुकेगा या भगेगा, 5/9 रुकेगा या भगेगा। तो ये हमें समझ में नहीं आता है, और अगर बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे समझेंगे। तो आज के बाद आपकी दिक्कतें समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि एक शानदार कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं डेसिमल फ्रैक्शन का। सो स्टार्ट करते हैं आज की चीजें। हाँ, और देखते हैं भैया किस तरह से आप समझ पाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को कहा जाता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दशमलव भिन्न भी 2 तरह की होती हैं, आपने अभी देखा होगा, नाम से पता लगेगा हर चीज, एक तो शांत होती है और एक अशांत होती है। क्या होती है, एक तो शांत होती है, शांत दशमलव। अब शांत के नाम से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब जो आसानी से टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग जो आसानी से टर्मिनेट हो जाए। और एक होती है अशांत, नाम से पता लगेगा। देखो अगर अच्छे से समझना है ना तो प्लीज मेरा सहयोग करना, क्योंकि ये चीजें मैं वो बता रहा हूं क्योंकि आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर्स में, ठीक है। हाँ, शांत होता है और अशांत होता है। अशांत होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये क्या है और अचानक से कहां से आ गया, मैंने कहा ये वही है जो हम क्लासिफाइड करते हैं चीजों को, हम क्लासिफाइड करते हैं ना, वही चीज है सर। ओके, अब बात को सुन लेना फिर मत कहना। एग्जाम्पल सर 2/5, सर 4/5, सर 3/8, सर 40, सर 9/20। सर आप ऐसे कैसे पता लगा रहे हो कि सारी टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा दिमाग है, अभी 2 मिनट में आपको भी पता लगवा दूंगा, 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, आप देखते ही पहचान जाओगे कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग कौन सा है। टर्मिनेटिंग मतलब है जो रुक जाए, जो थम जाए, जो भगे नहीं, जो अनंत की तरफ ना जाए। बात क्लियर हो रही है क्या, बात क्लियर हो रही है, यस। हां आपको बताऊंगा ये बार कैसे आता है, ये वाला बार। ये बार का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिकरिंग होना। क्या अशांत दशमलव सारे रिकरिंग होते हैं क्या, यस या नो में जवाब दो बस, यस या नो। क्या अशांत दशमलव
क्या नॉन टर्मिनेटिंग सारे रिकरिंग होते हैं क्या? रिकरिंग मतलब होता है आवर्ती, ये आवर्ती के साथ आता है। पहला क्वेश्चन है मेरा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि कंसेप्ट में क्लैरिटी भी आएगी और आपको आनंद भी आएगा। क्या अशांत दशमलव सारे रिकरिंग या आवर्ती होते हैं क्या? नहीं, नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि 1/3, हाँ ये मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, 0.3 के ऊपर बार है। एक संख्या अगर रिपीट हो रही हो ना, तो वह कहलाता है क्या? अशांत दशमलव तो है ही। अब जो शांति नहीं है वो अशांत है, जो शांति नहीं है वो अशांत है ना, भगे जा रहा है अपनी जिंदगी में, दौड़ पूरी कर रहा है अपनी लाइफ की। बात समझ में आ रही है? अगर वैसे मैंने लिख दिया 1/47, तो 1/47 मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्या है, ये जरूर हमारा गड़बड़ वाला आदमी है, यानी कि गड़बड़ में बताता हूं क्या है। मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली, है ना, तो इतना कोई कैलकुलेटर नहीं है। एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं इसको। 1/47 क्या आ रहा है? हाँ सही आ गया। 1/47 करके देखा तो ये निकल कर आया 0.2121745744681 और अभी भी नहीं रुक रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यार है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलो 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 बोलो, है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग, है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आवर्ती कौन सा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती नहीं होते, आवर्ती कुछ अलग से आते हैं, यानी कि इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों होते हैं, यानी कि रिकरिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। लो एक टाइप और कंप्लीट हो गया हमारा। ये कितनी अच्छी बात कही हमने आपको, एक साथ ही सारा काम खत्म हो गया। नॉन रिकरिंग मतलब होता है अनावर्ती, नाम से पता लग गया होगा, अनावर्ती। अब आप आराम से समझ सकते हो कि भाई दशमलव भिन्न दो तरह की होती थी पहले, एक तो शांत है बेचारी और एक अशांत है। लेकिन जहां पर अशांति है वहां पर भी दो कलेश फिर से हैं। बोले क्या सर? एक तो रिपीटिंग है यानी कि आवर्ती है, और एक नॉन रिपीटिंग है यानी कि नॉन रिकरिंग है, वो अनावर्ती है। ठीक है माय डियर, अब कंसर्न खत्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं बार की उत्पत्ति किस में होगी? इस बार की उत्पत्ति होगी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव में। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग जल्दी से बताइए। कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे बताइए और लाइक करते रहिए यार सेशन को, बहुत ही शानदार समझाऊंगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। अब चलो भैया, इसका पता कैसे चलेगा कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग? अभी आ रहा हूं, बस यार 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। चलो, अब बात मैं कर रहा था कि सर आपको कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग होंगे? मेरे को ऐसे पता चला, लिख लो लिख लो लिख लो। जब कोई भिन्न बात कर रहे हैं, भिन्न की है ना, भिन्न की तो बात कर रहे हैं, ये हमारा क्यू क्या है? क्यू हमारा हर है, हर यानी कि डिनोमिनेटर। हर का मतलब होता है क्या? डिनोमिनेटर। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे हर में, अगर मेरे डिनोमिनेटर में केवल, बार बार लिख रहा हूं चीज को, ओनली 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो, कुछ भी हो, या फिर 2 और 5 हो पावर में, चलेगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हां, यानी कि अगर कोई भी संख्या, आपको कोई भी भिन्न का पता लगाना है, देखते ही पता लगाना है गुरुजी, मुझे तो देखते ही पता लगना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 2 क्वेश्चन आते हैं
और आप दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको पता क्या लगता है, यही तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी खामी होती है, उसको लगता है यार वैसा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, जमाने गए, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। बहुत जरूरी है ये चीज समझना, डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गया यहां पर, ये समझ लो आप, या सच बोल रहा हूं। असली कंसर्न पता है क्या है, पहले यार नींव को तो समझो कि डेसिमल फ्रैक्शन है क्या चीज, ये चीज है बस डेसिमल फ्रैक्शन। यूपीएससी में आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखो जरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी भिन्न का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, या तो वो 2 की घात 5 हो, मतलब 2 की पावर में हो, या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 की पावर में हो, वही टर्मिनेटिंग होंगे सर। इसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब ये मैंने सारे लिखे हैं, क्यों लिख दिए मैंने टर्मिनेटिंग में, कैसे मैं एग्जांपल बना रहा था, केवल आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सीख भी रहे हो और दुनिया को भी सिखा सकते हो। ये मैंने सारे एग्जांपल बना दिए, कैसे बना दिए मैंने बताना। अरे सर आपने बहुत तरीके से बनाया है, नीचे 5 लिखा है देखो, ओहो क्या किया ये, अरे नीचे 5 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 20 लिखा है। मुझे पता है कि ये 5 है, ये 2 चलेगा, ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है चलेगा, और ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि मान के चलो मैं लिख देता हूं 5/12, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कर लो। मैं लिख देता हूं 5/15, सॉरी 5/15 तो क्या लिखेंगे हम, 5 बटे क्या लिखें यार, 75 लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, कितना आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों, कारण समझ लो आप आराम से, और मुझसे बता देना सर, कुछ भी लिख दो यार, अब तो आप समझदार हो चुके हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं 1/80, क्या होगा बताओ, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसी चीजें हैं। अब लेकिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, क्या आप अब देखते ही पहचान लोगे, हाँ कोई भी आ जाए सर पहचान लूंगा 2 मिनट में, ये बड़ी बात है। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, आप उस फ्रैक्शन को देख के ये पहचान सकते हो कि यार ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बिल्कुल पहचान सकते हो। क्या आप उस फ्रैक्शन को देख के ये पहचान सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल पहचान सकते हो। ठीक है यार, लाइक नहीं करते हो यार, 16,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक कोई नहीं करता यार, ऐसे कैसे चलेगा यार। हाँ चलो अगला प्रश्न, यहां तक क्लियर हो गया भाई बात। अब आते हैं अपन सबसे प्यारी चीज, सबसे अच्छी चीज पर। अच्छा मैं वो चीज बताऊंगा जो आपको हंसी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सम बता देता हूं, सम, सबट्रैक्शन। सम मतलब होता है योग, यानी कि दशमलव का अगर योग करना हो तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.0047, मैंने लिख दिया 4.008, मैंने लिख दिया 11.1123। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको योग करना है या सबट्रैक्शन करना है तो आप दशमलव को दशमलव के नीचे जमाएं। मैं दोबारा बोलता हूं, आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल को आप डेसिमल के नीचे जमाएं, और उसके बाद में जो भी लिखना है ना फिर उसको करते रहें आप, पहली चीज। ठीक है, तो दशमलव को दशमलव के नीचे जमाएंगे तो अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 7 और 3 10, हासिल आया 1, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 और 2 15, 2 1 दशमलव का दशमलव 5, 15.125, 15.125। ठीक है सर 18/24 में क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हो, 18/24 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यार बुद्धि लगाओ, अब इसमें अंश आ रहा है क्या, आप इस बात को चेक कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। पहले इसको सरल अनुपात में बदलो, 6 से काटोगे 6 × 18 और 6 × 4 = 24, अब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है माय डियर, क्योंकि आप इसको पहले सरल अनुपात में बदलेंगे आप, क्योंकि आपने जो चालबाजी खेली थी वो चालबाजी यही थी ना कि यार यहां पे आपने एक ऐसा मल्टीपल रख दिया जिसमें 3 आ रहा है,
लेकिन काटोगे भी तो सही ना यार, इतनी बेवकूफी क्यों बरत रहे हो आप काटोगे तभी तो समझ में आएगा आपको। 75 नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, क्योंकि 75 में 3 आ रहा है ना यार नीचे, देखो 15 आ रहा है, 15 में 3 आ रहा है, तो 3 सा तो मतलब ही नहीं है, 3 तो खराब ही हो गया। अब सोचो ना, 2 और 5 होने चाहिए केवल। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है भैया, क्लियर हो गया कंसर्न। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आपको कंसर्न क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अब पढ़ेंगे हम, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी हिंदी बताओ। आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। आवर्ती अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। जैसे कि मैं ये लिख देता हूं 0.47 के ऊपर बार, तो ध्यान रखें जिसके ऊपर बार है ना वही बार बार होगा रिपीट। ये बहुत बड़ा चीज है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि रिपीट वही होता है जो बार उसके ऊपर रखा रहता है, बार नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, वो एक जायदाद है। अब केवल 8 के ऊपर बार है तो क्या लिखा जाएगा, 0.388888 इस तरह से। मैंने लिखा 0.47 तो मैंने लिखा ही दिया, क्या मैंने लिखा 0.058 के ऊपर बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, जिसके ऊपर बार होता है वही रिपीट होता है, ध्यान रखना। तो आपके जो कंसर्न्स हैं वो सारे मुझे पता हैं। अब बच्चे के मन में क्या होता है कि सर आप हमेशा दशमलव के बाद ही बार क्यों ले रहे हो, तो मैं उस भाई को बताना चाहूंगा कि पढ़ ही डेसिमल रहे हैं, और डेसिमल कब स्टार्ट होता है, दशमलव के बाद ही होता है, वरना इससे आगे तो क्या होगा। अगर आप ये कहते हो सर 3 के ऊपर बार लिखो और फिर लिखो 0.47, तो यह भी सॉल्वेबल है, यानी कि ये भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मेट अलग होगा, ये वो रिकरिंग डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि ये डेसिमल थोड़ी ना है, ये तो एक संख्या के ऊपर बार है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है मेरी, हर एक चीज को समझो यार, क्योंकि मैं बहुत ही क्लासिक चीज आपको बता रहा हूं हमेशा की तरह, ठीक है माय डियर। चलो तो मैंने आपसे कहा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है -3 प्लस 0.47, नोट डाउन कर लेना, हर चीज का अपना मतलब होता है, -3.47, ठीक है, समझ में आ रही है बात, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब इसके हम भिन्न को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वैसे टाइम तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा बाकी तो, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 के ऊपर बार 0.43 प्लस 3 के ऊपर बार 0.57, मुझे बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सतत भिन्न क्या है, आने दो राज, ऑफिशियल जो चल रहा है वो तो पढ़ नहीं रहे हो तुम, फिर कहते हो सर वो 18/24 क्या होगा, फिर ये क्या होगा, वो आएगा ना भाई, कंटिन्यूड फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन के बाद लिखाया था, नोट्स में पलट के देखना पन्ने, अगर आप रेगुलर हैं तो। इतना इजी नहीं आएगा, एग्जामिनर पागल है क्या जो इतना इजी देगा, अरे बेवकूफ आदमी निरंजन, कोट पहन के इंसान में बुद्धि तो आनी चाहिए ना भाई, है ना। ये मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं तो,
जब क्वेश्चन करवाए थे तो वो वाले थे, ये वाले क्वेश्चन थे जो आते हैं। कोट पहन के बुद्धि थोड़ी आती है, ये बात तो सही है। चलो, निकुंजना, क्या नाम है इनका, निकुंजा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या तरीका बताया था भाई, सॉल्व करते हैं। देखो जरा, यहां क्या होगा, माइनस का 5 प्लस 0.043। अब प्लस है तो प्लस है, लेकिन हम क्या करें, माइनस का 3 आएगा तो आएगा, प्लस 0.057। अब सॉल्व करते हैं इज्जत से। देखो जरा, मैंने इसको लिखा माइनस का 8, इसको लिख दो आप, प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है, 0, 7 और 3 10, 7 और 3 10, मतलब 5 और 4 9 और 1 10, 1.11। अब आप यहां देखिए कैसे आएगा। अब यही तो कंसर्न है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, तो मैं ये कहूंगा 8 में से आपको क्या करना है, 100 घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, एक हासिल चला गया तो ये हो जाएगा आपके पास 9, तो यहां पर कितना होगा, 8 में से ये गए तो 7.9 आपके सामने आ जाएगा माइनस में। कितने विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस में है। हाँ ठीक है, आगे बोलो ना, पूरा बोला करो, क्या आने वाला है, माइनस के 8 में से आपके, माइनस 8 में से आपको क्या करना है, 0.1 ऐड करना है, तो आपका कितना आएगा, माइनस का 7.9 आएगा। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या। चलो अब यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई कर लेना, ये आसान है सारे। फिर भी मैं इनको सबको बताने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, ये सारी चीजें होंगी, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, है ना। ठीक है, तो बुद्धि लगाने से पहले सोचा करो कि मास्टर पढ़ा क्या रहा है, मास्टर पहले आपको वो चीज पढ़ा रहा है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन है भाई, ऑलरेडी सब रेडी रहता है, आप टेंशन इस चीज की ना लिया करिए कि क्या होगा, वो होगा जो पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। अगर वास्तव में वीडियो अच्छी लगी है तो भैया दिल से लाइक करिए और इसको शेयर करिए। अगर आप वास्तव में मेरे स्टूडेंट हैं और आप एक टॉप क्लास कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये आपको अगर दुनिया भर के पेड कोर्स में भी मिल जाए ना तो मेरी गारंटी है, जाकर देख लेना आप लोग, अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो जाके देख लेना। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप जो पढ़ रहे हैं, टॉप क्लास पढ़ रहे हैं, एक चिन्ना सा भी संदेह मत रखिए, क्योंकि संदेह आपके भविष्य को खतरे में डालेगा, मेरे को नहीं। ठीक है माय डियर, तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। ये मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के भविष्य के लिए। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं आपकी क्लास लगातार ले रहा हूं और लेता रहूंगा, चाहे तबीयत ही खराब क्यों ना हो, फिर भी मैं क्लास लगातार लेता हूं, क्यों, आपका फ्लो खराब ना हो। लेकिन कुछ लोग तो बस हैं चल रहा है मामला, चलने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके फ्यूचर पर। आप फोकस होकर पढ़ाई करो यार, ये वक्त वही है जो 100 दिन का है आने वाले समय में। ठीक है माय डियर, बस सेल्फ डिसिप्लिन रखो और मस्त रहो। ध्यान रहे, कल सुबह 11 बजे हम मिलने वाले हैं इसी मंच पर, और परसों सुबह 11 बजे भी मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, डेली मॉडल पेपर करवाऊंगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, कोई रेस्ट नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जमकर करनी पड़ेगी, अगर अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना है और दुनिया को नीचे गिराना है, तो बस वो आपको करना पड़ेगा मेरे साथ में। लाइव टेस्ट आपका होगा अनअकैडमी पर। जिसने नोटिफाई नहीं किया है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, नोटिफाई कर लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं। क्या सीखा पूरे सप्ताह में, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन का टेस्ट होने वाला है, जो भी मैंने इस सप्ताह में पढ़ाया है, क्या आप उसके टेस्ट के लिए तैयार हैं, रिवीजन करके रखना। संडे को रात को 8 बजे होगा, जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं उन सभी का रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना उन सभी का, जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं आपसे। उससे क्या होगा कि संडे को रात को 8 बजे आप अपना 100% दे पाएंगे, वो भी लिंक कमेंट बॉक्स में है, कर लेना। और कैसे ले पाएंगे आप क्लास को, मैं तरीका बता देता हूं, अभी जाकर कर लेना ये काम। मोबाइल नंबर डालना अपना, लॉगिन कर लेना अनअकैडमी पर, ये होगा। ठीक है, वहां पोल सिस्टम है, इसी वजह से करवा रहा हूं, क्योंकि वहां आप ABCD चयन कर सकते हैं, तो मजा आता है। SSC एग्जाम्स में आपको जाना है, स्पेशल क्लास में जाना है, नाम सर्च करना साहिल खंडेलवाल को, एक बार ऐसे सर्च कर लेना, नाम को फॉलो कर लेना, फिर मेरे को, फिर मेरे नाम पे क्लिक करना, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। मेरी प्रोफाइल खुलने के बाद स्पेशल क्लास का ऑप्शन आएगा, सी ऑल पर जाना है।
सी ऑल पर जाने पर सबसे टॉप पर मेरे वही टेस्ट दिखेंगे आपको जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो जाकर अभी नोटिफाई कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप वंचित रह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ठीक है माय डियर। और बस आराम से आप अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज करते रहिए। और जो मेरा फाउंडेशन बैच आप लेना चाहते हैं तो साहिल 10 कोड लगाकर मेरा फाउंडेशन बैच एसएससी में चल रहा है, वो ले सकते हैं। कैसे लेना है, तरीका वही है, एसएससी एग्जाम्स पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने का लेना है, एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना और मिल जाएगा सारा। ठीक है माय डियर, क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बताइए। 12:30 बजे हम मिल रहे हैं, 12:30 बजे हम मिल रहे हैं, 12:30 बजे 12:30 पर क्या करेंगे, पीवाईक्यू करने वाले हैं। जो लोग सीरियस हैं वो डेली आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग सीरियस नहीं है वो नहीं भी आएंगे तो कोई उनका कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी फ्लो टूटता है। ठीक है, पीडीएफ नीचे कमेंट में पिन हो जाएगी। दूसरी बात, नोटिफाई कर लेना सब चीज़ों को। लाइक और शेयर अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि लाइक और शेयर क्लास को डेफिनेटली करें, जितने भी विद्यार्थी मेरे देख रहे हैं, ये जरूरी है और आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है माय डियर। सैटरडे संडे का होमवर्क कल देने वाला हूं प्रियांशु, सैटरडे संडे का होमवर्क कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में दूंगा। ठीक है, ओके। और बताइए, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर करते रहें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलेंगे आपसे 12:30 बजे, बाय बाय।